Hello dear students, this is the fourth chapter of history, the making of a global world. In this chapter, we will discuss how globalization took place. इस chapter में हम पढ़ेंगे कि globalization कैसे हुआ, benefits of globalization, इसके benefits के बारे में पढ़ेंगे and disadvantages of globalization और globalization के disadvantages के बारे में discuss करेंगे. But before starting the chapter, we have to understand the meaning of globalization. लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले हमें ग्लोबलाइजेशन का मतलब पता होना चाहिए. ग्लोबलाइजेशन मीन्स स्प्रेडिंग ऑफ बिजनेस फ्रॉम वन कंट्री टू अदर. ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि व्यापार का एक कंट्री से दूसरे कंट्री फैलना. लेकिन क्या ग्लोबलाइजेशन में व्यापार ही स्प्रेड होता है? नहीं. व्यापार के साथ लोगों के आइडियाज़, ट्रेड, माइग्रेशन, कैपिटल भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री स्प्रेड होते हैं. सो इन दिस चैप्टर वी विल सी द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रेड, माइग्रेशन, पीपल इन सर्च ऑफ वर्क एंड द मूवमेंट ऑफ कैपिटल. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द प्री मॉडर्न वर्ल्ड. प्री मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब है कि मॉडर्न टाइम से पहले का समय. तो क्या मॉडर्न टाइम से पहले जब टेक्निकल एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं थे तो क्या ग्लोबलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता था? तो इसका आंसर होगा नहीं, करता था. ग्लोबलाइजेशन एग्जिस्ट करता था, लेकिन ये कैसे होता था, व्यापार कैसे होता था, लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री कैसे मूव करते थे, ये अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. Globalization refers to an economic system that has emerged since the last 50 years or so. जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो ऐसा मानते हैं कि ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि लगभग 50 साल पहले एग्जिस्ट हुआ था. बट द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री. लेकिन ग्लोबल वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, जैसे कि ट्रेड होना, माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ वर्क, लोगों का काम की खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाना, द मूवमेंट ऑफ कैपिटल, और जब लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे तो वहाँ पर रह के वहाँ पर अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट करते थे और वहीं पर काम शुरू कर देते थे. तो इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन एग्जिस्ट हुआ. फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट एंड पिलग्रिम्स traveled vast distance for knowledge, opportunities and spiritual fulfillment or to escape persecution. एंशियंट टाइम में नॉलेज के लिए, ज्ञान पाने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए और इन्वेडर्स से बचने के लिए जो ट्रैवलर्स होते थे, ट्रेडर्स, प्रीस्ट, पिलग्रिम्स, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे. एज अर्ली एज 3000 BCE an active coastal trade linked the Indus Valley civilization with present day West Asia. इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब कोस्टल ट्रेड हुआ करता था वेस्ट एशिया के साथ. हमने ये तो पढ़ लिया कि ट्रेवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते थे, लेकिन ये कैसे जाते थे अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड. सिल्क रूट जो कि क्रिश्चियन एरा से पहले एग्जिस्ट करता था और ऑलमोस्ट 15th सेंचुरी तक इन रूट्स के थ्रू लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव करते थे. जैसा कि हमें इस मैप में दिख रहा है कि ये रूट्स सी से और लैंड से होकर गुजरते थे और इनसे कनेक्टेड थे चाइना, इंडिया, नॉर्थ अफ्रीका एंड यूरोप. और इन्हीं रूट से व्यापार, ट्रेड और डिफरेंट मिशनरीज, प्रीस्ट इसी रूट से होकर जाते थे. सिल्क रूट्स आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. सिल्क रूट एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है प्री मॉडर्न ट्रेड का, जिससे वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड थे.
Several silk routes have been identified by historians, overland and by sea. बहुत से सिल्क रूट्स आइडेंटिफाई किए गए हिस्टोरियंस के थ्रू, जो सी और लैंड से होकर जाते थे, कनेक्टिंग वास्ट रीजन ऑफ एशिया एंड लिंकिंग एशिया विद यूरोप एंड नॉर्दर्न अफ्रीका, जिसमें एशिया के डिफरेंट रीजन कनेक्टेड थे और साथ ही साथ यूरोप और नॉर्दर्न अफ्रीका भी इन रूट से कनेक्टेड था. दे आर नोन टू हैव एग्जिस्टेड सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा, thrived almost till the 15th century. ये रूट क्रिश्चियन एरा से पहले से ही एग्जिस्ट करता था और लगभग 15th सेंचुरी तक इन रूट्स का यूज़ होता रहा. चाइनीज़ पॉटरी, टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस वर ट्रेवल्ड इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया. इन रूट्स के थ्रू चाइना से चाइनीज़ पॉटरी, सिल्क और इंडिया से स्पाइसेस और टेक्सटाइल डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में भेजी जाती थी. In return, precious metals, gold and silver flowed from Europe to Asia. और इसके बदले यूरोप से प्रेशियस मेटल्स जैसे कि गोल्ड और सिल्वर लाया जाता था. ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड टू हैंड. जिस तरीके से ट्रेड होता था, लेकिन साथ ही साथ उसके साथ कल्चर भी हैंड टू हैंड एक्सचेंज होता था. लोग एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे की लैंग्वेज, एक दूसरे के फूड से इंट्रोड्यूस्ड होते थे. क्रिश्चियन मिशनरीज, Muslim preachers and Buddhist monks used these routes to propagate their religion. साथ ही साथ जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, मुस्लिम प्रीचर्स थे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, वो भी इन्हीं रूट्स का यूज़ करते थे अपने रिलीजन को फैलाने के लिए. फूड ट्रेवल्स, स्पैगेटी एंड पोटैटो. जैसे कि मैंने आपको बोला कि ट्रेड के साथ साथ कल्चर भी एक्सचेंज होता था. डिफरेंट रिलीजन के लोग, डिफरेंट रीजन से लोग एक दूसरे के पास आते थे, उनके आइडियाज़ एक्सचेंज होते थे, कल्चर एक्सचेंज होता था, फूड एक्सचेंज होता था. तो इसी के बारे में हम पढ़ते हैं. फूड ऑफर्स मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चर एक्सचेंज. फूड एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो ये बताता है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे. न्यू क्रॉप्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स. नई क्रॉप्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री इंट्रोड्यूस्ड हुई इन ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स के ही थ्रू. रेडी फूड स्टफ सच एज नूडल्स ट्रैवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पैगेटी. जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं नूडल्स का, जो कि चाइना से वेस्ट में इंट्रोड्यूस्ड हुआ, जहाँ पर इसे स्पैगेटी कहा जाता है. Our ancestors were not familiar with common food such as potatoes, soya, groundnuts, maize, tomatoes, chili, sweets, potatoes and so on about 5 centuries ago. अगर हम इन फूड की बात करें तो 5 सेंचुरी अगो हमारे एंसेस्टर्स इन फूड के बारे में नहीं जानते थे. लेकिन जैसे ही क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी तो उसके बाद अमेरिका से ये सारी चीज़ें अदर कंट्रीज़ में ट्रांसपोर्ट की गई और इस तरीके से ये सारी चीज़ें अदर कंट्रीज़ में भी इंट्रोड्यूस हुई. कॉन्क्वेस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड. अभी तक हमने बात करी कि ट्रेड हुआ एक कंट्री से दूसरी कंट्री, जिससे लोग इंट्रोड्यूस्ड हुए डिफरेंट कल्चर से, फूड से, रिलीजन से. लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी हुआ जो था डिज़ीज़. जिस तरीके से डिफरेंट कल्चर से इंट्रोड्यूस हुए, उसी तरीके से बीमारियों से भी इंट्रोड्यूस हुए और इन बीमारियों ने एक तरीके से यूरोपियन कंट्रीज़ को बेनिफिट भी पहुंचाए कि उन्होंने अदर कंट्रीज़ को इन्हीं बीमारियों की वजह से कॉन्कर किया. द इंडियन ओशन for centuries before had known a bustling trade with goods, people, knowledge, custom, etc. crisscrossing its water. एशिया से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में व्यापार होता था वो इंडियन ओशंस के थ्रू ही होता था. द एंट्री ऑफ यूरोपियंस हेल्प इन रीडायरेक्टिंग दीज फ्लोज टूवर्ड्स यूरोप. और इसी रूट से ही डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ इंडिया में आई और इस तरीके से जब वो यहाँ पर आई, यहाँ पर ट्रेड किया और फिर यहाँ से सामान यूरोप में जाने लग गया. America's vast lands and abundant crops, minerals began to transform trade and lives everywhere. The Portuguese and Spanish conquest
and colonization of America was decisively underway by the mid-16th century. अमेरिका में बहुत ज़्यादा क्रॉप्स हुआ करती थी, मिनरल्स पाए जाते थे, जिसने वर्ल्ड का ट्रेड और वहाँ के लोगों की जो लाइफ थी उसे ट्रांसफॉर्म किया. द पोर्चुगीज़ एंड स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट, द कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका वॉज डिसाइसिवली अंडरवे बाय द मिड-16th सेंचुरी. पोर्चुगीज़ और स्पेनिश ने अमेरिका के डिफरेंट पार्ट्स को कॉलोनाइज्ड कर लिया. लेकिन कैसे किया? वॉर करी? क्या सिर्फ ये वॉर से पॉसिबल था? यूरोपियन मोस्ट पावरफुल वेपन्स वॉज नॉट अ कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन बट जम्प्स सच एज दोज ऑफ स्मॉल पॉक्स दैट दे कैरीड ऑन देयर पर्सन. लेकिन ये जो विजय प्राप्त की थी उन्होंने अमेरिका पर, स्पेनिश ने और पोर्चुगीज़ ने, वो उन्होंने वेपन्स के थ्रू नहीं की बल्कि जम्प्स के थ्रू, जिसे स्मॉल पॉक्स कहा जाता था, जो उनके लोगों के साथ अमेरिका में गया. और क्योंकि अमेरिका बहुत लंबे टाइम से अदर कंट्रीज से जुड़ा हुआ नहीं था, इसीलिए इस तरीके के जंप से वो इंट्रोड्यूस भी नहीं था. और इसीलिए वहाँ के लोगों ने, जब ये जंप्स फैला तो वहाँ के लोग इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए और यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए अमेरिका को कॉन्कर करना इजी हो गया. और इस तरीके से डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ अपनी कॉलोनीज़ वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में इस्टेब्लिश कर रही थी. चाइना एंड इंडिया वर अमंग द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज़. चाइना और इंडिया एक टाइम पर वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्रीज़ थी. हाउएवर, फ्रॉम द 15th century, China is said to have restricted overseas contract and retreated into isolation. लेकिन जैसे ही उसे लगा कि यूरोपियन कंट्रीज से ट्रेड करने का मतलब है कि उसे डर था कि कहीं यूरोपियन कंट्री चाइना को भी अपना कॉलोनाइज्ड कंट्री ना बना ले, तो इसीलिए उसने 15th century में ही डिफरेंट ओवरसीज कॉन्ट्रैक्ट्स को मना कर दिया और अलग हो गया. और क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो 16th-17th century में यूरोपियन कंट्रीज़ ने, ब्रिटिशर्स ने इंडिया के मोस्टली एरिया को कैप्चर कर लिया था. तो इस तरीके से इंडिया और चाइना, जो कि एक टाइम पर रिचेस्ट कंट्री में आता था, अब वो वर्ल्ड मार्केट में उसकी वो इमेज नहीं रही. यूरोप नाउ इमर्ज एज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड और वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर यूरोप बन गया. तो ग्लोबलाइजेशन से एक कंट्री दूसरी कंट्री से कनेक्ट हुई, एक कंट्री दूसरी कंट्री के कल्चर से, ट्रेड से, कस्टम से, रिलीजन से इंट्रोड्यूस्ड हुई, साथ ही साथ डिजीज़ से भी इंट्रोड्यूस्ड हुई, जो कि यूरोपियन के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई क्योंकि इन्हीं डिजीज़ की वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ वर्ल्ड की अदर कंट्रीज़ को सबजुगेट करने में